हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 12 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि हम ICAR के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे FSSAI यानी कि ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके बारे में देखेंगे। देन हाल ही में न्यूज में रहा आरोग्य वन, इसके बारे में देखेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है भारत की उसके बारे में देखेंगे। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स रिपोर्ट जो है इसके बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे CREA रिपोर्ट के बारे में, और ये संबंधित है एयर क्वालिटी से। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding Indian Council of Agricultural Research. यहाँ पर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सेकेंड, it was started in pursuance of the report of Sardar Vallabhbhai Patel। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। ये जो ICAR है, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन under the Department of Agricultural Research and Education under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in Government of India। इसको स्टैब्लिश किया गया 16 जुलाई 1929 को एज a registered society under the Societies Registration Act 1860। Then it was started in pursuance of the report of Royal Commission on Agriculture। ICAR जो है ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंसेज थ्रू आउट द कंट्री। It is responsible for guiding research institutes and universities in agriculture, horticulture, fisheries and animal sciences। साथ ही ICAR का जो प्राइमरी मैंडेट है वो है फोकस ऑन द थीमेटिक एरियाज ऑफ क्रॉप साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एनिमल साइंस, फिशरीज साइंस, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ये जो ICAR है, इट हैज प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन ushering in the Green Revolution and subsequent developments in agriculture in India through its research and technology development। And it has played a major role in promoting excellence in higher education in agriculture। और आप ध्यान रखेंगे ICAR का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ICAR हाल ही में न्यूज में रहा क्योंकि रिसेंटली ICAR ने स्टैब्लिश किया है एक हाई लेवल स्पेशल टास्क फोर्स टू फॉर्मुलेट मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Food Safety and Standards Authority of India। यहाँ पर जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, it was established for setting food standards, regulating the manufacture, storage, distribution, and import of food. And second, it works under the Ministry of Commerce and Industry. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि FSSI जो है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं। So FSSAI has been established under the Food Safety and Standards Act 2006, and it is responsible for setting food standards, regulating the manufacture, storage, distribution, sale, import of food, and ensuring the availability of safe and wholesome food for human consumption. साथ ही अगर हम FSSAI के फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट, सो इट फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस फूड प्रोडक्ट्स इंश्योरिंग दे आर सेफ फॉर कंजम्पशन। सेकेंड फंक्शन है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, सो ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस फॉर बिजनेसेस टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। थर्ड वन, licensing and registration. So FSSAI manages the licensing process for food businesses, ensuring they comply with the food safety regulations. And fourth is surveillance and monitoring. So FSSAI जो है ये एक रेगुलर इंस्पेक्शन और ऑडिट कंडक्ट करता है टू एसेस कंप्लायंस विद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। साथ ही इसके और जो फंक्शंस हैं वो है कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि ये इनिशिएटिव्स लाते हैं टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट फूड सेफ्टी, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन आर द की फोकस एरियाज। आप ध्यान रखेंगे FSSAI जो है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ये ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में न्यूज में रहा बिकॉज रिसेंटली ऑफिशियल सोर्सेज सेड दैट FSSAI has conducted nearly 4 lakh inspections across food establishments in year 2025 and 26. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरोग्य वन recently in the news is an initiative of which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा ये जो आरोग्य वन पहल है ये निम्नलिखित में से किस संस्था की एक पहल है या किसकी पहल है। आपके ऑप्शंस हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, सेकंड UNEP एंड नीति आयोग, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना है आरोग्य वन पहल जो है वो इनमें से किस संस्था की एक पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये पहल है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। आप देख सकते हैं recently the National Highways Authority of India has announced a new initiative to called Arogya One. So it is a new initiative to develop thematic medicinal tree plantations on vacant land parcels along the national highways.
So it aims to enrich biodiversity along the national highways by introducing medicinal trees species that support pollinators, birds, and microfauna, thereby strengthening ecosystem resilience. So in first phase, an action plan has been formulated covering 17 land parcels along different national highway projects in the states of Madhya Pradesh, Haryana, Delhi NCR, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, Maharashtra, and Chhattisgarh. So under this, three species with established medicinal properties have been identified and will be planted at the land parcels as per suitability to the respective agroclimatic zones. So priority will be given to the land parcels near toll plazas, wayside amenities, interchanges, cover leaf junctions, and other prominent stretches along national highways. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो आरोग्य वन इनिशिएटिव है ये संबंधित है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the Ministry of New and Renewable Energy, what was India's total installed non-fossil fuel capacity as of March 31st, 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2026 तक जो भारत की कुल स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता है वो कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 274.68 गीगावाट, सेकंड 283.46 गीगावाट, थर्ड 150.26 गीगावाट या फिर 55.30 गीगावाट। आप ध्यान रखेंगे यहां पर आपसे नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो एज ऑफ मार्च 31st 2026 ये जो कैपेसिटी है वो है 283.46 गीगावाट। आप देख सकते हैं India reached a significant milestone in its energy transition with total installed non-fossil fuel capacity reaching 283.46 gigawatt as of 31st March 2026. So out of the total non-fossil capacity, renewable energy sources account for 274.68 gigawatt. So India has emerged as the third largest country globally in the terms of renewable energy installed capacity, trailing only China and the United States. So during the financial year 25-26, India added a record 55.3 gigawatt of non-fossil capacity, showcasing the rapid pace of clean energy scaling. साथ ही अगर हम सोलर एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी इसमें हुई है विद अ कैपेसिटी ऑफ 150.26 गीगावाट। देन विंड पावर, it currently stands at 56.09 gigawatt. Then large hydro contributes 51.41 gigawatt. और इसके बाद अगर हम बात करें बायो एनर्जी और स्मॉल हाइड्रो की तो द कैपेसिटी स्टैंड्स एट 11.75 गीगावाट एंड 5.17 गीगावाट रेस्पेक्टिवली। सो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो नॉन फॉसिल सोर्सेस हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 29.2% टू द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। So with this, India achieved its target of 50% installed power capacity from non-fossil sources 5 years ahead of the original 2030 climate target.
And the government of India has set a long-term goal of reaching 500 gigawatt of non-fossil capacity by the year 2030. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the second edition of Niti Aayog report titled From Borrowers to Builders, what is the total value of the credit portfolio currently held by women borrowers in India? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग की उधारकर्ताओं से निर्माता तक शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है, इसके दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में महिला उधारकर्ताओं द्वारा जो वर्तमान में धारित ऋण पोर्टफोलियो है, उसका कुल मूल्य कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 16 लाख करोड़ रुपीस, 26 लाख करोड़ रुपीस, 45 लाख करोड़ रुपीस या फिर 76 लाख करोड़ रुपीस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये है 76 लाख करोड़ रुपीस। आप देख सकते हैं नीति आयोग हैज रिलीज्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ इट्स रिपोर्ट, जिसका टाइटल है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट, हाईलाइटिंग a significant rise in women's participation in the country's formal credit ecosystem. So the report reveals that women borrowers in India now account for a credit portfolio of 76 lakh crore rupees, which constitutes 26% of India's total system credit. So this represents a massive growth of nearly 4.8 times compared to the 16 lakh crore portfolio recorded in 2017. The growth reflects a major shift in the women's financial participation, moving from basic access to more advanced engagement within the formal credit systems. और ये जो रिपोर्ट है, इसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में बाय द नीति आयोग सीईओ निधि छिब्बर। और ये जो रिपोर्ट है, इसको पब्लिश किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ट्रांस यूनियन सिविल एंड माइक्रोसेव कंसल्टिंग। इसके साथ ही अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश आर शोइंग नोटेबल ग्रोथ इन द क्रेडिट एक्सेस, joining traditionally strong regions in the southern and western India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following two countries are participating in the exercise cyclone? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो देश एक्सरसाइज साइक्लोन में भाग ले रहे हैं? आपके ऑप्शन हैं इंडिया एंड इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, फ्रांस एंड इंडिया या फिर रशिया एंड इंडिया। यहां पर आपको बताना है कि जो एक्सरसाइज साइक्लोन है वो किन दो देशों के मध्य आयोजित होती है, या इस एक्सरसाइज में कौन से दो देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्रीज हैं इंडिया एंड इजिप्ट। आप देख सकते हैं Exercise Cyclone is a joint special force exercise held between India and Egypt, and it is the fourth edition of this exercise. So ये एक annual event है conducted alternatively in India and Egypt. The Indian contingent comprising 25 personnel from special forces units will train alongside their Egyptian counterparts in a realistic operational environment. So it aims to enhance joint mission planning capabilities and improve interoperability through the exchange of best practices in special operations. The participating
troops will undertake a series of training activities focused on special operational tactics, techniques, and procedures in desert and semi desert terrain. So, the joint exercise will also facilitate mutual exchange of professional expertise and provide an opportunity to strengthen bonds of camaraderie. तो आप ध्यान रखेंगे जो एक्सरसाइज साइक्लोन है इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the Center for Research on Energy and Clean Area report, which city recorded the highest monthly average PM 2.5 level in India for March 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मार्च 2026 में भारत में किस शहर में PM 2.5 का जो मासिक औसत स्तर है वो सबसे अधिक दर्ज किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर बहादुरगढ़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है जो सिटी है ये है गुरुग्राम। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एरिया, गुरुग्राम emerged as the most polluted city in India for the March 2026. So in March 2026, Gurugram recorded a monthly average PM 2.5 level of 116, securing the top spot on the National Pollution Index. So the report highlights that Haryana accounted for 4 of the 10 most polluted cities in India during this period. और ये cities हैं गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद and Manesar. So in Haryana, 9 out of 24 monitored cities exceeded the national ambient air quality standards during this month. Although Gurugram topped the charts specifically for March 2026, the report noted that Ghaziabad remained the most polluted city overall for the entire 2025 and 26 financial year. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।